या अच्छा देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है आपको 1,20,000। तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, ओ लेवल डेप्रिसिएशन का सवाल है हमारा ये, लैंड will not be depreciated. Why? Because land has no useful life. Land has unlimited life. क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन हो नहीं सकती क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ नहीं है। Because depreciation is calculated over the life of the asset or to spread the cost of over the life of the asset. So land has no useful life because it can be used again and again. It has unlimited life. That's why land will never depreciate. Okay? लेकिन इस सवाल में अगर आप देखें तो उसने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, लेकिन गौर करें नीचे पॉइंट नंबर 1 में कहता है लैंड कॉस्टिंग 70,000 इज नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड। उसने बता भी दिया, लेकिन अगर सिकंदर ना भी बताता तो फर्क नहीं पड़ता था। तो मेरा सवाल है फिरोज आपसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। इसका मतलब है कि 1,20,000 में से जो 70,000 रुपए का लैंड है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। इसका मतलब है बाकी जो अमाउंट बची 50,000 की, मान वो किस चीज की अमाउंट है? वो बिल्डिंग की अमाउंट है। इट मींस 70,000 बेसिकली रिलेट्स टू लैंड एंड द रिमेनिंग 50,000 रिलेट्स टू द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग इज गोइंग टू बी डेप्रिशिएटेड। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी। आगे देखते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, लूज टूल दिए हुए, इन्वेंटरी ऑफ मोटर व्हीकल दी हुई है, इन्वेंटरी ऑफ कार पार्ट्स दी हुई है, कैश एट बैंक दिया है। जॉन डिसाइडेड इन द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन, लैंड विद वैल्यू 70,000 is not to be depreciated. Building costing 50,000 are to be depreciated at 4% per annum on cost using straight line method. तो straight line method का उस्मान मतलब ये होता है कि आपने जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे करनी है। तो कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की? 50,000। इस पर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट आ जाएगी? 4%। तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 2,000 is basically the depreciation on building. अगर इस क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन ना दी होती तब भी हम ये इंफॉर्मेशन खुद से फाइंड कर सकते थे कि लैंड अगर 70,000 का है तो उसका मतलब है इसके अंदर ऑटोमेटिकली बात है कि बाकी अमाउंट किसकी है? बिल्डिंग की। और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है? 4%। और 50,000 का 4% आप निकालें तो कितना आता है? 2,000। दैट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, कौन बताएगा? Income statement debit or provision for deduction credit, but in this question basically entries are not required। मैंने वैसे ही पूछी है एक बार। दूसरी बात, जब भी आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे ये उसमें करेंगे तो हर एसेट पर डेप्रिसिएशन अलग अलग होती है भाईजान। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते। प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल को इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते। लूज टूल्स और मोटर व्हीकल को इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते। अलग अलग एसेट्स हैं, दे नीड टू बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। ओके, पॉइंट नंबर 3, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 50% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्लांट एंड इक्विपमेंट पर कहता है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है किससे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करनी है, यानी कि आपको पहले जो है डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो माइनस करनी पड़ेगी। और लूज टूल्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग द रिवैल्यूएशन मेथड। तो आज हम रिवैल्यूएशन मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका मेथड की फार्मूला मेरे ख्याल में पहले लिखवा चुका हूं, तो लिख लें। डेप्रिसिएशन मैं लिख लेता हूं सामने। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मैं लिखवा रहा हूं, ये हमारा कौन सा मेथड आ जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन मेथड। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे इसके अंदर हम? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट प्लस एडिशन या परचेज। बेटा एडिशन का मतलब परचेज ही है ना, जो आपने नया खरीदा है आप परचेज लिख लें, एडिशन लिख लें, बात एक ही है, आपकी मर्जी है। क्या मतलब? ओपनिंग एसेट प्लस एडिशन या परचेज माइनस एसेट सोल्ड माइनस क्लोजिंग एसेट। तो आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन का आंसर आपके पास आ जाएगा। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर रिवैल्यूएशन मेथड। क्या है जी? ओपनिंग एसेट प्लस एडिशन माइनस एसेट सोल्ड माइनस क्लोजिंग एसेट। सपोज करें मेरे पास ओपनिंग एसेट पड़ा हुआ है उस्मान 6,000 का और क्लोजिंग मेरे पास पड़ा हुआ है 4,000 का। ओपनिंग कितना है? 6,000 इसी फार्मूले के हिसाब से, और क्लोजिंग कितना बनाई? 4,000।
ना मैंने कोई एसेट खरीदा है, ना मैंने कोई एसेट बेचा है, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2000। बिल्कुल सही। ओपनिंग एसेट माइनस क्लोजिंग एसेट, जो बचेगा वो डेप्रिसिएशन ही है। अगर मैंने कुछ खरीदा है इसके अंदर, यानी मैंने फर्ज कर लिया मेरे पास एसेट शुरू में पड़े हुए थे 6000 के, मैंने 2000 का नया परचेज किया है, तो मेरे पास एसेट कितने के हो गए अब? 8000 के। उसमें से सपोज करें क्लोजिंग जो है वो 6000 है, माइनस कर दूंगा 6000, तो 2000 ही डेप्रिसिएशन आपके पास दोबारा आ जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपने रिवैल्यूएशन मेथड जो अप्लाई करना होता है। तो रिवैल्यूएशन मेथड बहुत ही इजी है, इसमें ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सबसे आसान यही है। बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। हम कहते जी लूज टूल्स एक्सप्लेन व्हाई जॉन डज नॉट डेप्रिशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। लैंड पर डेप्रिशिएशन क्यों नहीं होगी, बताएं। मैंने बताया है, बिकॉज लैंड हैज नो यूजफुल लाइफ, इट हैज अनलिमिटेड लाइफ, दैट्स व्हाई लैंड कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड। इन्वेंट्री ऑफ मोटर व्हीकल, बेटा इन्वेंट्री आपका करंट एसेट होती है, वो आपका नॉन करंट एसेट नहीं होती है। सर मोटर व्हीकल तो नॉन करंट एसेट होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। वापस आए जरा सवाल पे, और जरा उस्मान पहली लाइन पढ़ना सवाल की। क्यों नहीं आ रहा ऊपर, क्या लिखा हुआ है? जॉन इसका मतलब उसका बिजनेस क्या है? गाड़ियां बेचने का। तो उसके लिए मोटर व्हीकल उसका नॉन करंट एसेट नहीं है, क्योंकि वो रोज खरीदता है रोज बेचता है, तो उसकी वो इन्वेंट्री है। परचेजर के लिए हो सकता है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद द परचेजर राइट नाउ, ठीक है। तो उसका नॉन करंट एसेट है ही नहीं। तो इन्वेंट्री इज बेसिकली treated as goods which is for resale purpose, that is not for kept in the business for more than 1 year, that is for resale purpose। तो फिर ये इस पर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई जॉन रेगन यूजेस द रिवैल्यूएशन मेथड टू डेप्रिशिएट लूज टूल्स। लूज टूल्स आर स्मॉल एसेट्स, एंड स्मॉल एसेट्स क्या होती है? यूटेंसिल्स। लूज टूल्स आपकी गाड़ी के बैक साइड पे जो किट पड़ी होती है, टूल बॉक्स, वो भी लूज टूल्स ही सारे। और इन सब पर हम डेप्रिसिएशन को किस मेथड से चार्ज करते हैं? रिवैल्यूएशन मेथड से। क्यों? क्योंकि ये दे कैन बी लॉस्ट, दे कैन बी वेस्टेड, गुम जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो नहीं लेने पड़ते हैं आपको। तो इसलिए हम इस पर रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करते हैं, इन पर नॉर्मल वे से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते जी, छोटे हैं इसलिए। आगे जी, जॉन रेगन परचेज एडिशनल लूज टूल्स कॉस्टिंग 1000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त। द लूज टूल्स रिवैल्यूड एट 4000 on 31 अगस्त 2005। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बिल्डिंग पर भी करनी है और प्लांट एंड इक्विपमेंट पर भी करनी है। किसकी? 31 अगस्त 2005 की। देखते हैं डाटा कौन से साल का दिया हुआ है। डाटा किसका दिया हुआ है? 4 का। तो 4 से 5 की निकालनी है ना आपने, मेरा ख्याल है। यस, निकालते हैं जी। बिल्डिंग पर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, राइट है। मैं जान के पहले इसकी करा रहा हूं क्योंकि आसान है। बिल्डिंग पर मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन निकाल चुका हूं। कैसे मैंने निकाली थी? 1,20,000 है ना, माइनस 70,000 जो आया था, उस पर बिल्डिंग में निकालेंगे। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी दी हुई देखें। बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई आपको, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। नहीं बिल्डिंग कह रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी की, सॉरी। मैं दिखाता हूँ एक मिनट ताकि आप इजीली इसको कर सके। देखें, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट कितने का दिया हुआ है? 60,000 का। इस पर डेप्रिसिएशन कितनी है? 50%। तो मैं डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ। प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी आ जाएगी? कितनी कॉस्ट थी? 60,000। कितनी थी यार? 60,000। कितने परसेंट निकालनी है इसके ऊपर? 50%। कितनी आ जाएगी जी? 30,000। बस ये डेप्रिसिएशन आ गई। लेकिन अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अगले साल दोबारा निकालती है तो आपको 60,000 में से 30,000 माइनस करके जो आएगा 30,000 उस पे निकालेंगे 50%, जो 15,000 है। लेकिन वो उससे क्वेश्चन मांगी नहीं, कुछ नहीं बनाना, बस कैलकुलेशन ही इस वाले, बस कैलकुलेशन ही है, दैट्स इट। ठीक है जी, ठीक है। 30,000 का रह गया। अब वो कहता है जो डी पार्ट है उस पर जरा गौर करें। कहता है जॉन रेगन चार्ज ए फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ही सोल्ड ऑल द प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 12,000 ड्यूरिंग अगस्त 2006। प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट इसने बनाने को कहा है। तो पहले मैं रिवैल्यूएशन मेथड की तरफ जा रहा हूं वापस, वो सॉल्व करके फिर मैं दोबारा डिस्पोजल की तरफ आऊंगा। वापस चलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड की तरफ अब, कि वो क्या कह रहा है हमें।
देखिए जी, आपके पास लूज टूल्स स्टार्ट में कितने के पड़े हुए बताएं? 5000। वेरी गुड। अब आ जाए नीचे थोड़ा सा इधर। आप बताएं 5000 के लूज टूल्स आपके पास स्टार्ट में पड़े हुए हैं, तो बताएं कि हमने जो नए लूज टूल्स हैं वो कितने के परचेज किए? ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 5000, मैंने नए खरीदे कितने के? 1000 के प्लस 1000, और एंड में कितने बच गए आपके पास? साल के एंड में कितने के बचे हुए हैं? तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 2000 इज द डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। ये हमने क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है लूज टूल्स के हवाले से। जो नया पड़ा हुआ था हमारे पास, सॉरी जो ओपनिंग पड़े हुए थे उसमें जो नया खरीदा वो हमने ऐड कर लिया, जो आखिर में साल के एंड में बच गए 4000 के वो हमने माइनस कर दिए, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 2000 की, जो कि लूज टूल्स की डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गई। इसमें कोई मसला तो नहीं होता है? समझ आ गई है? आसान है। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी आ गई है, प्लांट इक्विपमेंट की भी आ गई है। एक मिनट है, ये 5 का सवाल है भाई। आगे चले। अब कहता है जी कि आपने जो एसेट बेचा है उसका आपने क्या बनाना है? डिस्पोजल अकाउंट। तो ये अगर लिख लिया तो मैं बाकी जो लिखा बता दूं, लिखा बता दूंगा। जी, अब वो कह रहा है कि जो आपका 30,000 का एसेट है वो आपने सेल कर दिया 2 साल बाद। तो आपको कैसे पता चला 2 साल बाद? सिकंदर देखो, हमारे पास शुरू में एसेट कितने का पड़ा हुआ था स्टार्ट में? अगर आप देखें तो आपके पास पड़ा हुआ है किस डेट को? 2004 में। तो आपने यूज किया 4 से 5 और 5 से 6। हमारा साल नॉर्मल ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, नॉर्मल है। सितंबर से तो खत्म होता है जाके अगस्त में, और फिर सितंबर से अगस्त में। तो 2 साल अपने डेप्रिसिएशन किए इसके ऊपर। तो देखिए 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जी वर्किंग तो करनी पड़ेगी आपको, जैसे कि 60,000 पर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितने परसेंट था पहले? 50% थी ना? फिफ्टी परसेंट आपकी कितनी आ जाएगी जी? 30,000। अब 60,000 में से आप 30,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 30,000। इस पर दोबारा लेंगे कितने परसेंट जी? 50%। तो ये कितनी आ जाएगी? क्या कर रहा है? 15,000 जी। और अब आपके पास एसेट कितने का बच जाएगा? 30,000 माइनस 15,000, तो कितने का रह गया एसेट? 15,000 का। अब बताइए आपने सेल कितने का किया है? सेल कितने का किया? सामने देखो कितने का सेल किया है? 12,000। तो 3,000 का आपको क्या हुआ है? लॉस में आपको 3,000 का। लेकिन आपने नुकसान कैलकुलेट नहीं करना, आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है बेटा। तो डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए तो आपको पता है 4 एंट्रीज होती है प्रॉपर्ली। कैसे बनाते हैं? मैं तो बनाने जा रहा हूँ आपके सामने डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, वो तो उस तरीके से बनना है। डिस्पोजल की पहली एंट्री हम करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से, एसेट की कॉस्ट प्राइस से। एसेट जो हमने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 60,000। किस नाम से आ जाएगा? डिस्पोजल के नाम से। रोज आपको समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो फिर मैं लेक्चर तुझे भेज दूंगा पिछले वाले। आ रही है? ओके। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो गया, फरीद ने कर दिया। रेफरेंस के ओ लेवल्स के अंदर कोई नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ डिस्पोजल भी ले लेता हूँ तो कोई नंबर कटेंगे नहीं, लिखना कुछ ना कुछ पड़ेगा, नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि रेफरेंस के नंबर नहीं होते, मैंने ये नहीं कहा लिखना नहीं है, मार्क्स नहीं होते, ओ लेवल्स की बात करें। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या लिखना है? वो लिखना है ना, क्या है हमारा? प्लांट एंड इक्विपमेंट है। हाँ जी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इधर आपकी आ जाती है डेप्रिसिएशन, और कौन सी आएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कितनी हुई है इसके ऊपर इस वक्त? पहले हुई थी 30,000, फिर हुई है 15,000। डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? टोटल 45,000। इधर आ जाएगा फिर आपका कैश, कि आपने बेचा कितने का है? बेचा कितने का आपने? 12,000 का। अब हम इसको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इधर आपका आ जाएगा 60,000 टोटल, और 60,000 में से आप माइनस कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करते हैं हम, क्योंकि आपको
45,000 माइनस करें 60,000 में से 45,000 और 12,000, तो आपका ऑटोमेटिकली लॉस आ जाएगा कितने का? 3,000 का लॉस आ जाएगा आपके पास। उसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्या ड्रॉडाउन होता ही नहीं डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट तो एक टेम्पररी अकाउंट है। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, और इसको कहीं भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे इसकी पहली एंट्री हम पास करते हैं डिस्पोजल टू एसेट या डिस्पोजल टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एंट्री होती है ना, और ये एंट्री किससे पास करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस से। ये 4 एंट्रीज है ना इसकी, एंट्रीज करके दिखा रहा हूं मैं। दूसरी एंट्री पास करते हैं हम इस पर होने वाली डेप्रिसिएशन से। कौन सी डेप्रिसिएशन? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आएगी 30,000 प्लस 15,000 व्हिच इज 45,000। क्यों? हाँ भी हो, फिर आ जाएगी आपकी कैश टू डिस्पोजल। मैं बताता हूँ, ये आपकी आ जाएगी जी 12,000 से। उसके बाद आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद एंट्री पास करेंगे। अब आपने सवाल किया कि सर हमारी जो है 3 साल की आएगी। असल में हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 का है और 5 से 6 का है। देखिए कब बिक रहा है हमारा, देखें अगर हम सवाल में देखें 31 अगस्त 2006 में बेच दिया आपने। तुम्हारा साल शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 अगस्त 2005 तक, फिर 1 सितंबर 2005 से लेकर 31 अगस्त 2006 तक। साल हुए 2 हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसको हमने 2 साल की डेप्रिसिएशन ली और फिर हमने डिस्पोजल अकाउंट भी बना दिया। देख लें इसमें कोई मसला है तो बताएं, समझ आ गई है? लिखना है तो लिख लें इसको। ये क्वेश्चन और नहीं यार क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, इतनी तो बातें की पहले आपसे साथ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 आपने घर में करने, ठीक है। 8 और 9 जी 8 और दिया बस सर। टेस्ट भी है ये, फिर हम मंडे को देंगे सर। पेपर अगले हफ्ते 1, 2 और 8 फ्राइडे को कौन सा टेस्ट आप देंगे तो फिर ट्यूसडे को सबमिट कर दें। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आप बुक निकालें, बुक में क्वेश्चन है 27.5 करते हैं। बुक में कह रहा हूँ फ्रैंकफर्ट की बुक की बात कर जी, नहीं लाए मैं। चलिए कल पर ले आएगा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, नो इशू। कल हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व कर लेंगे।